के सॉल्यूशन को देख चुके हैं और जो वैल्यू आता है करंट का वो आता है आई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट बाई जेड। और ये जो z है इसके वैल्यू को अगर हम लोग पुट कर दें तो ये आता है रूट ओवर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और हमने ये भी देखा था कि करंट किस तरह से फेज में आगे या पीछे हो सकता है वोल्टेज के रिस्पेक्ट में। v इक्वल्स टू अगर v नॉट साइन ओमेगा टी है तो I इक्वल्स टू होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई, है ना, या माइनस पाई। जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया था उसके हिसाब से माइनस पाई। जहां पे फाई हम लोग लिख रहे हैं टैन फाई जहां पे होगा वो होगा एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। ये इंपिडेंस ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया था। ये एक्सएल है, ये एक्सी है ना, एक्सएल माइनस एक्सी, ये आर, ये जेड, ये फाई। tan phi इक्वल्स टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर होगा, है ना। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग को समझना है ना, रेजोनेंस से पहले वो चीज समझ लेंगे तब हम लोग रेजोनेंस पे आएंगे। हम लोग ये समझें कि हम लोग का जो डायग्राम था, फेजर डायग्राम, नेट वोल्टेज इधर था और करंट इधर था, ठीक, ये फाई था। तो अगर इसको हम लोग ओमेगा टी कह रहे हैं तो ऑब्वियसली आई जो है वो फाई पीछे है, इसीलिए हमने लिखा साइन ओमेगा टी माइनस फाई। लेकिन ये तब होगा जब v ऊपर हो, है ना। और v कब ऊपर होगा? जब VLM माइनस VCM ऊपर की ओर है, यानी VLM बड़ा हो और VCM छोटा हो, तब V लीड कर जाएगा और I उसके पीछे दिख रहा है साफ साफ। अगर ये फाई पॉजिटिव आता है यहां से तब, अगर फाई नेगेटिव आता है तो उसका मतलब एक्सएल छोटा है, एक्सी बड़ा है। और फाई नेगेटिव अगर आप यहां पुट करेंगे तो अपने आप ये माइनस पॉजिटिव बन जाएगा और अपने आप ये करंट जो होगा फेज में आई से आगे चला जाएगा। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये इक्वेशन यूनिवर्सल इक्वेशन है। ये ऐसा नहीं है कि अभी के लिए लिख दिया और बाद में ट्रू नहीं होगा, मतलब केवल उस कंडीशन के लिए लिख दिए जिसमें VLM बड़ा है और VCM छोटा है, केवल उस कंडीशन के लिए नहीं। एक्सएल बड़ा हो और एक्सी छोटा हो तब भी ट्रू है, एक्सएल छोटा हो और एक्सी बड़ा हो तब भी ट्रू है, ठीक है। इतना आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग को देखना है पावर इन LCR AC सर्किट, ठीक है। ये अभी भी LCR का ही हिस्सा है ना, ये LCR का ही हिस्सा है, पावर इन LCR AC सर्किट। जैसे हर सर्किट के लिए हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड निकाला, एम्पलीट्यूड का वैल्यू निकाला, उसके बाद फेज का रिलेशन देखा, फेजर ड्रॉ किया, ग्राफ ड्रॉ किया और उसके बाद पावर निकाली, है ना। सब में हमने यही चीज किया है, भले इंडिविजुअली हम प्योरली रेजिस्टिव सर्किट देख रहे हो, इंडक्टिव सर्किट देख रहे हो, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट देख रहे हो और अब LCR सर्किट देख रहे हो, सब में हमने यही काम किया है। तो यहां भी ये पावर वाला काम करना जरूरी है। तो पावर इन LCR सर्किट अगर देखना चाहते हैं तो हम लोग को क्या लिखना होगा, सिंपली इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हम लोग को P इक्वल्स टू वी आई इंटू साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई, है ना। तो साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई, ये हम लोग को पावर दे देगा, इंस्टैंटेनियस पावर। लेकिन इस इंस्टैंटेनियस पावर को हम लोग को कहीं ना कहीं एक अलग फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि यहां पे देखिए साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी माइनस पाई का प्रोडक्ट है। तो हम लोग इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, देखिए P इक्वल्स टू हम लोग इसको लिखेंगे V नॉट आई नॉट, है ना, ये V नॉट आई नॉट है, V नॉट आई नॉट और V नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू 2 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई, ठीक है, ये हो गया। अब ये कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक
आइडेंटिटी है क्या? क्या होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी? 2 sin x sin y, इसको क्या लिख सकते हैं? cos x माइनस y माइनस cos x प्लस y, ये हो है ना, क्योंकि cos x प्लस y वाले में माइनस sin x sin y आता है और cos x माइनस y वाले में प्लस sin x sin y आता है ना, तो प्लस sin x sin y माइनस sin x sin y और cos वाला टर्म तो कट जाएगा, तो ये आएगा। इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या आ जाता है? v नॉट i नॉट बाई 2 मल्टीप्लाइड विथ ये दोनों टर्म लिखने वाले हैं, तो cos x माइनस y ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस 5, तो 5 हो जाएगा क्या? समझ रहे हैं? yes. ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कैंसिल और प्लस 5 हो गया, तो cos 5 माइनस cos x प्लस y यानी ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस 5 यानी cos 2 ओमेगा टी माइनस 5, ये हो जाएगा है ना। तो अब हम लोग के पास इंस्टेंटेनियस पावर आ गया है ना। अब थोड़ा लंबा डिस्टेंस पे लिखेंगे, इसको कॉपी कर लीजिए, ऑलरेडी कॉपी कर चुके हैं हम लोग, तो इसको रिवाइज कर रहे हैं, काइंड ऑफ रिवीजन है हम लोग का। ये सब कुछ तो लिखा ही हुआ है। अब हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर, जो इंस्टेंटेनियस पावर है उसको क्या लिख सकते हैं? इंस्टेंटेनियस पावर को लिख सकते हैं v नॉट i नॉट बाई 2 इंटू cos 5 माइनस cos 2 ओमेगा टी माइनस 5, ये हमने लिख लिया, ठीक है। ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस पावर। अब इसका अगर एवरेज निकालना चाहें तो देखिए v नॉट i नॉट बाई 2 ये तो बाहर आ जाएगा, एवरेज निकालेंगे तो इसी का निकालेंगे। अब एवरेज को दो अलग अलग भाग में बांट सकते हैं, एवरेज ऑफ cos 5, ठीक है, और माइनस एवरेज ऑफ cos 2 ओमेगा टी प्लस 5। अगर पूरे साइकिल में ये तो कांस्टेंट है ना भाई, फाई जो होगा एक गिवन सर्किट के लिए फिक्स होगा, क्योंकि उसके लिए एक्सएल फिक्स है, एक्सी फिक्स है और आर फिक्स है, और फाई जो होता है वो तो होता ही है एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर, tan फाई का वैल्यू होता, तो फाई इज गिवन फॉर अ गिवन सर्किट, तो ये कांस्टेंट है, तो इसका एवरेज नहीं निकलता, बस सीधा सिंपली निकल जाता है। तो एवरेज वैल्यू जो पावर का लिखेंगे वो लिखेंगे v नॉट i नॉट बाई 2 cos 5, है ना, एवरेज से वो सिंपल बाहर निकल जाता है, माइनस अब जो सेकंड टर्म है उसमें देखिए cos 2 ओमेगा टी प्लस 5। अब ये भी एक इस तरह का कुछ ग्राफ है ना, प्लस 5 की वजह से वो स्लाइटली शिफ्टेड होगा इधर उधर, लेकिन है तो वो cos का ही ग्राफ। अपने पूरे फुल साइकिल में जो इंटीग्रेशन देगा वो तो जीरो ही देगा ना, and hence the average of this will be 0, and finally जो एवरेज पावर निकल के आता है वो आता है v नॉट i नॉट बाई 2 इंटू cos 5, ठीक है। सो दिस इज एवरेज पावर डिसिपेटेड इन एलसीआर सर्किट। पावर डिसिपेटेड इन एलसीआर सर्किट जो है वो यही है v नॉट i नॉट बाई 2 इंटू cos 5। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसको हम लोग कुछ और फॉर्मेट में लिख सकते हैं, है ना, उधर हो चुका है, तो हम लोग इसको मिटाते हैं। एवरेज पावर को अलग फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एवरेज पावर इक्वल्स टू v नॉट बाई रूट 2 इंटू आई नॉट बाई रूट 2 इंटू कॉस 5, ठीक है। ये एक्चुअली पावर डिसिपेटेड इन एलसीआर सर्किट। अगर आप ध्यान से देखें v नॉट बाई रूट 2 को आप लिख सकते हैं v आरएमएस, आई नॉट बाई रूट 2 को लिख सकते हैं आई आरएमएस इंटू कॉस 5, ये हो गया एवरेज पावर डिसिपेटेड इन एलसीआर सर्किट। अच्छा, अगर आरएमएस वाले कॉन्सेप्ट को देखें कि आरएमएस होता क्या है, तो पावर के टर्म्स में वो डीसी इक्विवेलेंट ऑफ एसी है ना। हमने जब आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट
पढ़ा था उस समय, देखा था कि अगर हम लोग एसी सोर्स को हटा दें और इस एसी सोर्स के आरएमएस के बराबर का डीसी सोर्स लगा दें, तो जो पावर इस सर्किट में पहले डिसिपेट हो रहा था वही पावर अब भी डिसिपेट होगा, है ना। यही चीज पढ़ा था। मतलब बेसिकली आरएमएस वैल्यू जो है वो डीसी इक्विवेलेंट ऑफ द गिवन एसी है इन टर्म्स ऑफ पावर। तो अगर वैसा करते तो सोचिए ये एक सर्किट होता, पावर के टर्म्स में बता रहे हैं, बाकी बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी, एल है, सी है, आर है, और हम लोग वीआरएमएस लगा देते, डीसी वीआरएमएस लगा देते, तो इसमें से करंट निकलता वो आईआरएमएस होता, और पावर जो डिसिपेट होता इस डीसी सर्किट में वो तो सिंपली V इंटू आई होता ना, तो वीआरएमएस इंटू आईआरएमएस होता, है ना, वीआरएमएस इंटू आईआरएमएस होता। लेकिन इन सब एनालॉजी के बावजूद हम देख रहे हैं, जब यहाँ पे एवरेज पावर हमने निकाला है रियल एसी सिचुएशन में, तो हम देख रहे हैं कि वीआरएमएस आईआरएमएस के अलावा एक cos फाई का फैक्टर भी आ रहा है। तो ये जो है एक्चुअल पावर डिसिपेटेड है और ये एक्सपेक्टेड पावर डिसिपेटेड है उस एसी सर्किट में ये है एक्सपेक्टेड पावर डिसिपेटेड, लेकिन ये है एक्चुअल पावर डिसिपेटेड। अगर आप ध्यान से देखें तो एक्चुअल पावर डिसिपेटेड जो होगा वो एक्सपेक्टेड पावर डिसिपेटेड से कम होगा, क्योंकि cos फाई का वैल्यू जो होता है वो 1 से छोटा होता है या मैक्सिमम 1 के बराबर होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पावर डिसिपेट होगा एक्चुअली वो मैक्सिमम, उसका मैक्सिमम वैल्यू ये है ना, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है इसका मैक्सिमम वैल्यू है। तो हम लोग यहां से एक टर्म डिफाइन करते हैं, वो है पावर फैक्टर। ये वो फैक्टर है जिस फैक्टर से पावर डिसिपेटेड डिक्रीज कर गया, पावर कंज्यूम्ड डिक्रीज कर गया। किस फैक्टर से डिक्रीज हुआ है? इसी फैक्टर से डिक्रीज हुआ है। तो इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? इट विल बी सिंपली डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एवरेज पावर ऑफ एसी सर्किट डिवाइडेड बाय द एक्सपेक्टेड पावर, है ना, और यही आ जाएगा cos फाई। ये वो पावर फैक्टर है। और क्या cos फाई हम लोग निकाल सकते हैं फॉर गिवन एलसीआर सर्किट? बिल्कुल निकाल सकते हैं। tan फाई निकाल सकते हैं तो cos फाई क्यों नहीं निकाल सकते हैं? उसी इंपीडेंस ट्रायंगल से आप देखिए यहाँ XL है माइनस XC है, ये फाई है, ये R है, ये Z है, तो cos फाई हो जाएगा R बाई Z। तो cos फाई इज R बाई Z फॉर LCR सर्किट, है ना। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर हम लोग देखें कि मैक्सिमम पावर कब डिसिपेट होगा, ये वीआरएमएस इंटू आईआरएमएस इंटू cos फाई, यही है। तो मैक्सिमम पावर जो डिसिपेट होगा वो तब होगा जब फाई क्या हो? जीरो। फाई जीरो होगा तो उस समय एक्सएल माइनस एक्सी भी जीरो होना चाहिए, क्योंकि tan फाई जीरो हो गया। एक्सएल माइनस एक्सी जीरो हो गया मतलब एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी। क्या ये प्रीडोमिनेंटली रेजिस्टिव सर्किट? हाँ, प्रीडोमिनेंटली रेजिस्टिव सर्किट। एक्सएल जब ग्रेटर देन एक्सी था प्रीडोमिनेंटली इंडक्टिव सर्किट। एक्सएल जब लेस देन एक्सी था प्रीडोमिनेंटली कैपेसिटिव सर्किट, और ये प्रीडोमिनेंटली रेजिस्टिव सर्किट। तो आप ध्यान से देखिए कि बेसिकली पावर जो डिसिपेट हो रहा है वो कहीं ना कहीं, वो डिसिपेट जो हो रहा है वो रेजिस्टेंस के पास ही हो रहा है। हमने देखा है कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में कोई भी पावर डिसिपेट नहीं होता है। तो यहां पे भी जो एलिमेंट पावर डिसिपेट कर रहा है वो केवल हमारा रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस कोई भी पावर डिसिपेट नहीं कर रहा है। तो